बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 10 बज गए थे। मैं बेचैनी से घर के सहन में चक्कर काट रही थी। अब्बा अभी तक वापस ना लौटे थे। वो रोज़ाना करीबन मगरिब के वक्त ही घर आ जाते थे, क्योंकि मैं अकेली होती थी और मुझे डर लगता था। अगर कभी देर सवेर हो जाती तो वो मेरे पास किसी न किसी को भेज देते थे। आज घर पर कोई भी ना था। अकेला घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ। मैं शुरू से ही इंतहाई कमज़ोर दिल वाली थी। अब मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे थे कि न जाने अब्बा कहाँ रह गए थे। वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। अब की बार मैं अपने आप से ही मुखातिब थी। कैसे रब्ता करूं अब्बा से। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक बिजली की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। मैं भागकर अंदर लाउंज में पहुंची थी। थोड़ी ही देर में बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बाहर का मौसम देखते अब मैं खौफ से थर थर कांपने लगी थी। मैं फौरन से जाकर अपने कमरे में बंद हो गई और सोफे पर दोनों टांगे ऊपर किए बैठ गई। मैंने सर घुटनों में दे लिया था और बेआवाज रोने लगी थी। कुछ ही देर बाद मैंने सर उठाया तो सामने का मंजर देखते ही मेरी चीखें निकल गई थी। मैंने देखा कि कोई मेन गेट फलांग कर तेजी से अंदर दाखिल हुआ है और उसके साथ ही लाउंज का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जो कोई भी था अब घर के अंदर दाखिल हो गया था। मैं डरते डरते उठी थी और अपने कमरे का हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगी कि बाहर कौन है। लेकिन जो ही मैंने बाहर देखा तो सामने अब्बा खड़े थे। अब्बा का हुलिया बेहद बुरा था और वो मशकूक नज़रों से चारों तरफ देखते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। जब मैंने उन्हें आवाज़ दी तो वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़े थे। मैं उनकी हालत देखकर फौरन उनके पास गई थी। मैंने उनको थामकर सोफे पर बिठाया और भागकर फर्स्ट एड बॉक्स और पानी ले आई। अब्बा को पानी पिलाया और जख्म साफ करने लगी। अब्बा का पूरा जिस्म नीलो नील हुआ पड़ा था। अब्बा के जख्म देखकर मेरी आंखों में बेअख्तियार फिर से आंसू उमड़ आए थे। मैंने अब्बा से पूछा, अब्बा ये सब कैसे हुआ। मुझे यही लगा कि शायद किसी मुजरिम के साथ मुठभेड़ में ये हालत हुई है, लेकिन उसमें भी मुझे शक ही लग रहा था। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने अब्बा को बेदर्दी से डंडों से पीटा हो। अब्बा के जवाब ने मुझे मजीद शक में डाल दिया था। उन्होंने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस एक्सीडेंट हो गया था। ऊपर से बारिश पड़ी तो जख्म ऐसे हो गए। ठंड की वजह से नील पड़ गए हैं। मैंने अब्बा के तमाम जख्म साफ किए और फिर उनको खाना दिया और सहारा देकर उनको कमरे तक छोड़ आई। फिर मैं वापस अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरा जहन मुसलसल अब्बा के बारे में सोच रहा था कि अब्बा ने झूठ क्यों बोला और अब्बा को आखिर मारा किसने था। ये बात मुझे बेहद उलझा रही थी। अब्बा तो पुलिस वाले थे, फिर उनको कोई क्यों मारेगा। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मेरे जहन में आया कि हो सकता है कि किसी मुजरिम या गुंडे ने दुश्मनी निकाली हो, क्योंकि मैंने अक्सर फिल्मों और ड्रामों में देखा था कि जब पुलिस वाले किसी मुजरिम को गिरफ्तार करते हैं तो उसको छुड़ाने के लिए उसके साथी पुलिस वालों को बेहद परेशान करते हैं। खैर, इसी कश्मकश में मेरी आंख लग गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अब्बा मुझसे क्या छुपा रहे थे। अगले कुछ दिन तक अब्बा ड्यूटी पर ना गए थे। वजह सेहत का खराब होना था। अब्बा को बेहद बुखार हो रहा था और उन पर बार बार गशी छा जाती। उस दिन भी अब्बा अचानक बुखार की शिद्दत के बायस बेहोश हो गए। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मैंने फौरन से अब्बा का फ़ोन उठाया ताकि अब्बा के किसी साथी को कॉल करके मदद के लिए बुला सकूं, लेकिन अब्बा के मोबाइल में कोई भी नंबर सेव नहीं था। सारे ही नंबर अननोन और अनसेव थे। मुझे एक बार फिर से हैरत हुई थी कि अब्बा ने किसी का नंबर सेव क्यों नहीं किया। एक नंबर से अब्बा को इन दिनों लातादाद कॉल्स आई हुई थी। मैंने उसी नंबर पर कॉल करने का सोचा। इससे पहले कि मैं कॉल मिलाती, हमारी डोरबेल बजी थी। मैं मोबाइल को उसी तरह रखकर दरवाजे की जाने बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बड़ी सी चमचमाती काली कार खड़ी थी। उसके साथ ही अब्बा ही का उम्र का एक आदमी था। उसने मुझसे अब्बा की बाबत पूछा तो मैं उसे लिए सीधा अब्बा के कमरे में ले आई। अब्बा की हालत देखकर उसके भी हाथ पांव फूल गए थे। उसने जल्दी से अब्बा को बाजू में उठाया और जाकर गाड़ी में डाला। मैं भी जल्दी से अब्बा के पास बैठी और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। कुछ देर बाद गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी। अब्बा को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया था। उस आदमी ने मुझे थोड़ी ही देर के बाद अपने ड्राइवर के साथ घर भेज दिया था। मैं वहां अब्बा के पास रुकना चाहती थी, लेकिन वो आदमी, उसने न जाने क्यों मुझे वहां रहने नहीं दिया। वो आदमी बेहद घबराया हुआ था। उसके नंबर पर बार बार किसी की कॉल आ रही थी, जिसे वो मुसलसल इग्नोर कर रहा था। घर आने के बाद भी मेरा सारा ध्यान अब्बा की तरफ ही लगा रहा। मैंने सोच लिया था
कि अब्बा से इस बारे में सब कुछ पूछ कर रहूंगी कि आखिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला, जबकि डॉक्टर भी साफ अल्फाज में कह चुके थे कि अब्बा पर किसी ने तशद्दुद किया है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता था और क्यों? मेरा नाम हादिया है, मेरी उम्र 20 साल है, मैं लाहौर शहर की रहने वाली हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी उम्र 17 साल 2 या 4 महीने थी। मैं अपने अब्बा के साथ एक कोठी में रहती थी। ये कोठी मेरे अब्बा की अपनी थी। मेरे अब्बा पुलिस वाले थे। अब्बा ने मेरे लिए कुल वक्ती एक मुलाजमा रखी हुई थी, क्योंकि उनको ड्यूटी पर जाना होता था और मुझे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते थे। अपनी माँ को मैंने नहीं देखा था। अब्बा बताते थे कि मेरी माँ मुझे पैदा करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मैंने जब से आंख खोली थी अपने इर्द गिर्द सिर्फ अब्बा को ही पाया था। अब्बा के बाद वो मुलाजमा जो अब्बा के आने तक मेरे पास ही रहती थी। जब मैंने कुछ होश संभाला तो मुझे अपने इर्द गिर्द रिश्तों की कमी महसूस हुई। मैं चूंकि स्कूल जाती थी तो किताबों में नाना नानी और दादा दादी, नानके और दादके के रिश्तों के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली थी। तभी से मैंने सोचा कि अब्बा से अपने रिश्तों के बारे में पूछूंगी, लेकिन वक्त ही ना मिलता। सुबह स्कूल की जल्दी होती और रात में जब अब्बा आते तब तक मैं नींद की वादियों में होती। एक दिन अब्बा को छुट्टी थी। हम दोनों बाप बेटी सहन में बैठे थे। अब्बा मुझे होमवर्क करवा रहे थे। जब मैंने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा मेरे नाना नानी और दादा दादी कहाँ हैं? मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा। मेरी सहेलियों की तो फुप्पो, चाचा, ताया, मामू, खाला, दादी, दादा, नानी, नाना सब हैं, लेकिन मेरे ये सब लोग कहाँ हैं? मेरी बात सुनकर अब्बा के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। कैसे बताते अपनी सफाकियत की कहानी। मैंने अब्बा को खामोश देखकर उनका बाजू हिलाया तो उन्होंने मुझे प्यार से गोद में उठा लिया और कहने लगे, तुम्हारी माँ और मैं अपने अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। हमारा कोई बहन भाई न था। हाँ, माँ बाप थे, लेकिन वो भी हमारी शादी के कुछ ही अरसे बाद वक्फे वक्फे से अल्लाह के पास चले गए थे। बात करते अब्बा के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात थे जिन्हें मैं न समझ पाई थी। लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी अब्बा से इस बारे में नहीं पूछा था। वक्त गुजरता रहा। अब्बा मेरा बहुत ख्याल रखते और मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं 15 साल की हो गई थी। उस दिन मेरे अब्बा बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे लिए केक मंगवाया था और मेरी सारी दोस्तों को भी बुलाया था। मैं अपनी दोस्तों के साथ हल्ले गुल्ले में मगन थी जब अब्बा का मोबाइल बजने लगा। मैंने उठाकर देखा तो कोई अननोन नंबर था। मैंने फ़ोन जाकर अब्बा को दिया। नंबर देखते ही अब्बा एकदम घबरा गए। फिर अगले ही लम्हे मुझसे कहने लगे, तुमने कॉल उठाई तो नहीं थी ना? तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अब्बा ने मुझे अंदर भेजा और ख़ुद एक साइड पर होकर कॉल सुनने लगे। मैं अंदर जाने के बजाय एक तरफ होकर खड़ी हो गई और अब्बा की बात ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। मुझे अब्बा को शुक्रिया बोलना था, लेकिन अब्बा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं चौंक उठी। अब्बा किसी को कह रहे थे, जी, जैसा आपका हुक्म वैसा ही होगा। जी मुझे याद है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मोबाइल मेरी बेटी के हाथ में होता है तो उससे कहीं गलती से हो गया होगा, वरना मैं कहाँ आपका नंबर ब्लॉक करने की हैसियत रखता हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। बस वक्त पूरा होने दें। अभी मुकर्रर वक्त पूरा होने में 3 साल बाकी हैं। जाने कौन था जिससे अब्बा झूठ बोल रहे थे। मैं तो मोबाइल से दूर रहती थी। आज तक अब्बा के मोबाइल को कभी भी बिला ज़रूरत हाथ में न लिया था। और ये कौन सा मुकर्रर वक्त था और किस चीज़ का वक्त था? अब्बा की बातें मेरे सर से गुजर गई थी। इतने में मेरी दोस्त मुझे बुलाने आई तो मैं उसके साथ अंदर चली गई। उस दिन के बाद अक्सर अब्बा के मोबाइल पर उसी नंबर से कॉल आती। अब्बा कॉल सुनकर घबरा जाते थे और बेबसी नज़रों से मेरी तरफ देखते रहते। अब्बा बहुत परेशान रहने लगे थे। मुझे उनकी परेशानी की वजह तो समझ ना आती, मगर इतना ज़रूर समझ रही थी कि अब्बा की परेशानी का ताल्लुक कहीं ना कहीं इस फ़ोन कॉल से ही है। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे और वक्त गुजरने के साथ साथ अब्बा का रवैया कुछ मशकूक सा होता जा रहा था। वो मुझसे ऐसे नज़रें चुराते जैसे कोई चोर चोरी करे और फिर उसे पछता हुआ हो, लेकिन वो किसी को भी बता ना सकता हो। अब्बा की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। मैं अब्बा की बातें छुप छुप कर सुनती थी। शायद कोई उन्हें मुझे लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। उनका ताल्लुक भी तो ऐसे शोबे से था जहां आए रोज़ नित नए दुश्मन पैदा हो जाते थे। मैंने 12वीं के इम्तहान दिए। रिजल्ट के बाद मैंने आगे पढ़ना चाहा था, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया। अब्बा को हर रोज़ धमकी आमीज़ कॉलें आती थी। तभी अब्बा ने यह कदम मेरी हिफाजत के लिए उठाया था। मैं भी अब्बा की बात बिला तरद्दुद समझ गई थी, क्योंकि मुझे इस सबसे बहुत डर लगता था। मैं फितरी तौर पर एक डरपोक लड़की थी।
इसीलिए मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती थी। सिर्फ घर से स्कूल और कॉलेज और फिर वहां से सीधा घर। उस दिन अब्बा बहुत बुरी हालत में घर आए थे। फिर उनकी बुखार और मुसलसल तबीयत खराबी ने मुझे खौफजदा करके रख दिया था। 2 दिन तक अब्बा अस्पताल में रहे थे। इस दौरान उस आदमी ने घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड और मेरे साथ के लिए एक मुलाजमा को रखा था। खुद भी वो 1-2 मरतबा आया था। 2 दिन बाद अब्बा डिस्चार्ज होकर घर आ गए तो मेरी भी जान में जान आई थी। वो आदमी भी उसके बाद कई दफ़ा अब्बा की अयादत के लिए आता रहा था। उस दिन भी वो और अब्बा बैठक में बैठे थे जब मैं उनके लिए चाय बनाकर उन्हें देने आई थी। अभी दरवाजे पर ही थी जब मेरे कानों में उस आदमी के अल्फाज पड़े। वो अब्बा से कह रहा था कि तुम्हें भी इतनी जल्दी उनके सामने नहीं आना चाहिए था। अभी तुम्हारे लिए यही बेहतर था कि तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते। ये तो तुमने सरेआम उसे खुद से दुश्मनी की दावत दे दी है। मामला बहुत गंभीर हो गया है। इस संगीन सूरत हाल में मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि फिलहाल तुम बच्ची को लेकर यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। अब्बा कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी मैं रिहाइश का इंतजाम कहां से करूं? तो उस आदमी ने कहा, फिलहाल तो तुम बच्ची को लेकर मेरे इस्लामाबाद वाले घर में चले जाओ। उसके बाद कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। अभी तुम्हारा यहां से जाना जरूरी है, नहीं तो कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को नुकसान ही ना पहुंचा दे। मैं उस आदमी की बातें सुनकर खौफजदा हो गई थी। मेरे अब्बा बिला वजह परेशान नहीं थे। मैं चाय लिए वापस आ गई। वो ठंडी हो गई थी। मैंने मुलाजमा को दोबारा से नई चाय बनाकर ले जाने का कहा और खुद अपने कमरे में आ गई थी। मौत का खौफ पूरी तरह से मुझ पर हावी हो गया था। अगले ही दिन अब्बा मुझसे कहने लगे कि मेरा तबादला इस्लामाबाद हो गया है, इसीलिए हमें अब वहीं रहना होगा। तुम अपनी पैकिंग और तैयारी कर लेना, हमें हफ्ते की शाम को निकलना है। मैं अब्बा की तरफ देख कर रह गई थी। कैसे वो परेशानी में होने के बावजूद मुझे डर से बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि इस्लामाबाद मुंतकिल होने की असल वजह क्या है। खैर, मैं चुपचाप अब्बा के साथ जाने पर राजी हो गई। इस्लामाबाद में हम डायरेक्ट उसी आदमी के घर आए थे। यहाँ कोई न रहता था, ये घर बंद पड़ा हुआ था। अब्बा मेरे साथ साजो सामान दुरुस्त करवा के मुझे ज़रूरी काम का कहकर कहीं निकल गए थे और पीछे मैं घर की सफाई करने लगी थी। तकरीबन 2 घंटे बाद अब्बा की वापसी हुई थी। उनके हाथ में शॉपर थे। वो खाना लेकर आए थे। मैंने खाना लगाया और खाना खाने के बाद अब्बा फिर से कहीं चले गए थे। अलबत्ता मेरे पास उनके जाने की कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी औरत आ गई थी जिसे अब्बा ने ही भेजा था। यहाँ मैंने प्राइवेट एडमिशन भेज दिया था और घर पर ही रहकर पढ़ने लगी थी। वक्त गुजरता रहा। हमें इस्लामाबाद आए हुए 3 साल गुजर गए थे। अब्बा दिन रात मेरा ख्याल रखते थे। वो मेरी एक एक पल की खबर रखते थे। शायद उन्हें डर था कि अगर वो ज़रा सा भी गाफिल हुए तो कोई मुझे उनसे चुरा कर दूर ले जाएगा। अब्बा एक लम्हे के लिए भी मुझे अपनी नज़रों से ओझल ना होने देते थे। जब भी अब्बा को किसी काम से कहीं दूर या शहर से बाहर जाना होता तो वो मुझे साथ लेकर जाते। उस दिन भी अब्बा को लाहौर जाना था। वो बेहद परेशान लग रहे थे। वो फ़ोन पर किसी से कह रहे थे, क्या करूं, उसे यहाँ भी नहीं छोड़ सकता और अगर साथ लेकर आया तो कहीं कुछ बुरा ही ना हो जाए। कॉल पर वही अब्बा का साथी आदमी था। उसने जाने अब्बा से क्या कहा। अब्बा ने सर इस बात में हिलाकर उसे मुस्बत जवाब दिया था। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। मैं और अब्बा फैज़ाबाद अड्डे पर पहुंचकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। अब्बा ने मुझे लाहौर जाने वाले स्टेशन पर बिठाया और खुद टिकट लेने के लिए चले गए। स्टेशन खचाखच लोगों से भरा हुआ था। भांत भांत की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं। मैं इतना रश और हुजूम देखकर घबरा सी गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी लोग मुझे ही देख रहे हों। मैं अपनी जगह मजीद सिकुड़ कर बैठ गई। अचानक से ही मेरा दिल घबराने लगा था। अब्बा को गए काफ़ी वक्त हो गया था, मगर वो अभी तक ना लौटे थे। मैं अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी और मुतलाशी नज़रों से चारों तरफ अब्बा को ढूंढने लगी थी, मगर अब्बा वहाँ होते तो दिखते ना। मैंने आसपास हर जगह देख लिया था, मगर अब्बा का कोई नामो निशान नहीं था। वो मुझे यहाँ अकेले छोड़कर न जाने कहाँ चले गए थे और मुझे यूं खुद को इतने लोगों के दरमियान तन्हा महसूस करते ही रोना आ गया था। अब्बा कहीं खो गए थे। मैं डरते डरते वापस अपने सामान के पास आकर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब्बा को कैसे ढूंढूं। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था कि उनको कॉल करती, और ना ही मुझे उनका नंबर याद था। मैं उस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। 8 सवा 8 से ऊपर का वक्त हो चला था।
रात की तारीकी चारों तरफ अपने पर फैला रही थी। वक्त की सुइयां धीरे धीरे मस्जिद आगे सरकती गईं, लेकिन अब्बा ना आए। मेरे रोने में अब शिद्दत आ चुकी थी। जब एक औरत मेरे पास आई और मुझे मुखातिब किया, मैंने आंसू पोंछकर उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत मुझे दिखने में काफ़ी अमीर मालूम हुई थी। उसने भर भर के जेवरात पहने हुए थे। जिस्म पर कीमती रेशमी चुस्त लिबास था जो उसके मोटापे को छुपाने में नाकाम हो रहा था। मैं वहां से उठकर दूसरे बेंच पर जाकर बैठ गई। वो भी उठकर मेरे पीछे ही आई थी। अब की बार मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो जवाबन वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट कुछ अलग सी थी, कुछ अजीब सी। वो सामने इशारा करते कहने लगी, जाकर उस गाड़ी में बैठो, तुम्हारे अब्बा वहां उस गाड़ी में है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अब्बा का नाम सुनते ही मेरी जान में जान आई। मैंने सामने खड़े काले रंग की गाड़ी की तरफ देखा और फिर बिना सोचे समझे उठकर तेजी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। मुझे उस औरत की नज़रें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं जल्द से जल्द अब्बा के पास आना चाहती थी, इसीलिए बिना देखे ही गाड़ी में बैठ गई। मेरे बैठते ही वो औरत भी फौरन से गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी जन से आगे बढ़ी थी। जब तक मैं ये समझी तब तक बहुत देर हो गई थी। अब्बा गाड़ी में नहीं थे। मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई और रोने और चीखने चिल्लाने लगी कि गाड़ी को रोको, तुम लोग कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे अब्बा कहाँ हैं। लेकिन उस औरत और गाड़ी चलाने वाले ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत बहुत अजीब सी थी। जितना मैं चिल्ला रही थी वो उतना ही मुस्कुरा रही थी। मैंने कई बार गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। गाड़ी मुसलसल चलती जा रही थी। चीख चीख कर मेरा गला दुख गया था, मगर उन दोनों पर कोई असर न हुआ था। तकरीबन 4 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। वो औरत मुझे साथ लिए अंदर दाखिल हुई। मैं उससे जान छुड़ाकर भागना चाहती थी। न जाने वो कौन थी और झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों लाई थी। इस सब के पीछे उसका क्या मकसद था। वो मुझे अपने साथ लिए आगे बढ़ रही थी। मैं उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। कुछ आगे जाकर वो रुक गई। ये एक बड़ा सा हालनुमा कमरा था। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े सुर्ख रंग के पर्दे लगे हुए थे। मुझे अजीब सी वहशत होने लगी थी और साथ ही साथ उस औरत पर गुस्सा भी आ रहा था। वो न जाने मुझे कहाँ ले आई थी। अगर अब्बा वहाँ आ गए हुए तो वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। अगर मैं उन्हें ना मिली तो जाने वो कितना परेशान हो जाएंगे। सोचते सोचते मैंने गुस्से से एक पर्दा खींच डाला और पर्दा खींचते ही मेरी चीखें निकल गईं। जिस पर एक आदमी बंधा हुआ था, उसके पास 4 बदनुमा शक्ल वाले बंदे खड़े थे जो शक्ल से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। यकीनन उस आदमी की यह आदत उन्हीं चारों ने की थी। उस आदमी के मुंह पर काला कपड़ा पड़ा हुआ था। मेरे देखते देखते ही उनमें से एक आदमी ने वो कपड़ा खींच कर हटाया। अगले ही लम्हे में मैंने फटी फटी नज़रों से उस आदमी को देखा। वो जख्मी आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा थे। अब्बा की यह हालत देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता चीखें बुलंद हुई थी। इससे पहले कि मैं अब्बा तक पहुंचती, अचानक किसी ने मेरी नाक पर एक रुमाल रखा और अगले ही पल मुझ पर गनूद की छाने लगी और मैं होशो हवा से बेगाना हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। मैं हरासा नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। मेरे सामने ही सोफे पर वो औरत बैठी बड़ी कुरूफर से मुझे देख रही थी। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मैं घबरा कर रह गई। मैं आहिस्ता से उठी और जाकर उसके कदमों में जा गिरी। उसके पैर पकड़ लिए। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरे अब्बा के पास जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों कर रही हो अब्बा के साथ ये सब। छोड़ दो हमें, जाने दो। तुम जानती नहीं हो मेरे अब्बा पुलिस वाले हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी मिन्नत करते मैंने आखिर उसे बाकायदा धमकी दे डाली थी। न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। जवाबन वो औरत पागलों की तरह कहकहा लगाकर हंसने लगी। उसके बेहंगम कहकहों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं हैरत से मुंह खोले उसको देख रही थी। उसके हंसने की वजह मुझे समझ न आई थी। वो उठी और मुझे बाजू से दबोच कर खड़ा किया और मेरे कान के पास फुनकारी, कौन से बाप के पास जाना चाहती हो, अपने सगे बाप के पास या फिर इस नाम नेहाद नकली बाप के पास। उसकी बात मुझे समझ न आई थी। मैं नासमझी से उसकी तरफ देख रही थी। वो मुझे अपने साथ लेकर फिर से उस कमरे में गई जहां मेरे अब्बा थे। मैं दौड़कर अब्बा से लिपट गई। अब्बा होश में थे। उन्होंने मुझे यहां से भाग जाने को कहा। जब वो औरत एक अदा से चलती हुई हमारी तरफ आई और अब्बा से कहने लगी, तुमने इसको अब तक सच नहीं बताया। मैं तो समझी थी अब तक तुम इसे सब कुछ सच बता चुके होगे, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं हूं ना, अब मैं इसे सारी हकीकत बता दूंगी। अब्बा ने उस औरत के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, मगर बच्ची को यहां से जाने दो, वो मासूम है। तो वो औरत गुस्से से अब्बा की तरफ देखने लगी और कहा, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। पहले तो मेरा इरादा इसे जान से मार देने का था, लेकिन अब मैंने कुछ और सोचा है। इस सोने की चिड़िया को मैं यूं इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब यही मेरी कमाई का जरिया बनेगी। उसकी बात सुनकर अब्बा तैश में आ गए थे। बकवास बंद कर घटिया औरत, खबरदार जो तूने ऐसा वैसा कुछ सोचा भी तो। अब्बा के तेवर पल में सख्त हो गए थे। वो औरत अब्बा से कहने लगी, ओह, तो अब चूंटे के भी पर निकल आए हैं। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हैसियत क्या है तुम्हारी जो यूं मेरे सामने जबान चला रहे हो? औकात ही क्या है तुम्हारी? मत भूलो कि मैंने तुम पर एहसान किया था। मेरी वजह से ही तुम्हें यह ऐशो इशरत की जिंदगी नसीब हुई थी, वरना तुम थे ही क्या, एक 2 टके के मुलाजिम जिसे एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। आज बड़ी गैरत आ रही है तुम्हें। ये तुम्हारी बेटी नहीं है जो तुम इसके लिए इतना भाव खा रहे हो। इस लड़की के लिए तुमने मुझसे नमक हरामी की, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दे ही देती अगर तुम इसे यहां लेकर आते। लेकिन तुमने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। और जिस बेटी के लिए तुम इतना भाव खा रहे हो, अगर उसे तुम्हारी असलियत पता चली तो वो तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी कि तुमने। इससे पहले कि वह औरत अपनी बात मुकम्मल कर दी, अब्बा ने उसे बीच में ही रोक दिया था। मैंने अब्बा के चेहरे पर वाज़ेह खौफ देखा था। आखिर ऐसी कौन सी हकीकत थी जो मेरे सामने नहीं आने दे रहे थे? आखिर ये सब हो क्या रहा था? क्या थी सच्चाई? कौन था ये शख्स, ये औरत, और मेरी असलियत क्या थी? मैं उन दोनों की बातें सुनकर पागल हुए जा रही थी। ये दोनों क्या बातें किए जा रहे थे? मैं अब्बा की तरफ मुड़ी और उनसे पूछा कि ये क्या कह रही है? ये औरत कौन सी असलियत की बात कर रही है? बताएं मुझे। अब्बा ने हेर फेर करने की कोशिश की, लेकिन वो औरत बोल पड़ी। सच्चाई सुनकर मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मैं बेयकीनी से अब्बा की तरफ देख रही थी, जिनका सर झुका हुआ था। हकीकत थी ही इतनी तल्ख कि वो मुझसे नजरें न मिला पा रहे थे। मेरा दिल चीख चीख कर रोने को कर रहा था। ये शख्स जिसे 18 साल से मैं अपना बाप मानती आ रही थी, ये मेरा बाप था ही नहीं। ये तो मेरे अम्मा अब्बा का कातिल था। उस औरत ने मुझे बताया कि मेरे हकीकी अब्बा एक ईमानदार और सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। यह औरत मेरी माँ की सहेली थी। मेरे अब्बा और अम्मा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जब उन्हें देखकर यह औरत जलती थी, क्योंकि ये मेरे अब्बा को फंसाना चाहती थी। अब्बा काफ़ी अमीर थे। इस औरत की नज़र अब्बा की दौलत पर थी। उसने अम्मा और अब्बा को एक दूसरे से बदजन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी। इसने अम्मा को अगवा किया और यहाँ इस कोठे पर लाकर बेच दिया। लेकिन वक्त रहते अब्बा को उसकी खबर हो गई और वो अम्मा को यहाँ से छुड़ा ले गए। सिर्फ अम्मा ही नहीं, बल्कि और भी कई लड़कियां थीं जो यहाँ इस कोठे पर कैद थीं। अब्बा ने अपनी टीम के साथ खुफिया रेड की थी और सबको बाजियाब करा लिया। अब्बा इस औरत को गिरफ्तार करने लगे थे। जब इसने झूठ मूठ की कहानी सुनाई और अम्मा की नज़र में मजलूम बन गई, तो अम्मा ने अब्बा से इसकी जान बख्शी करा दी थी। यही अम्मा की सबसे बड़ी गलती थी। वो नहीं जानती थी कि वो दोस्त की आड़ में आस्तीन में सांप पाल रही हैं। अम्मा और अब्बा ने शादी कर ली थी और शादी के 1 साल बाद मेरी पैदाइश हुई थी। उस दौरान इस औरत ने बहुत कोशिशें की थी चाल चलने की, लेकिन अब्बा की इस पर कड़ी नज़र थी। जब इसने कोई दाव न चलता देखा तो इसने इस आदमी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। इसकी बीवी को कैंसर था और उसके इलाज के लिए रकम की ज़रूरत थी। इस औरत ने उसे रकम दी और बदले में कहा कि वो इन लोगों की गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दे। ये मजबूर हो गया और मेरे अम्मा अब्बा की गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दी। मेरे अम्मा और अब्बा कार एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन ये अपनी बीवी को भी न बचा पाया। मेरी खुशकिस्मती थी कि किसी तरह मेरी अम्मा ने मुझे गाड़ी से निकाल दिया था। मैं बच गई थी, लेकिन इस औरत की नज़रों से ना बच सकी। अब्बा की जायदाद की वारिस मैं थी। मेरे 18 साल के होने से पहले अगर मुझे कुछ हो जाता तो सारी जायदाद गवर्नमेंट के पास चली जाती। तभी इस औरत ने मेरे अब्बा अम्मा के कातिल को ही मेरी जिम्मेदारी सौंप दी और मेरा बाप बनकर रहने को कहा। साथ में धमकी भी दी कि 18 साल पूरे होने के बाद वो मुझे इस औरत के हवाले कर देगा। अगर इसने बीच में कोई गद्दारी करने की कोशिश की तो ये पुलिस को उसके बारे में बता देगी। तभी से ये शख्स मेरा बाप बनकर मेरे साथ रह रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसे एहसास हो गया था और अपने किए पर उसे बेहद पछतावा भी था। तभी वो मुझे इस औरत से बचाता आ रहा था
वो औरत मुझसे दौलत लेकर मुझे मार देना चाहती थी, लेकिन मेरी खूबसूरती देखकर उसने मुझे भी अपने कोठे की जीनत बनाने का इरादा कर लिया। मैं सुन सी खड़ी थी जब अचानक शोर पड़ा कि रेड पड़ गई है। मैंने देखा तो अब्बा का वही दोस्त सिपाही के हमरा अंदर आ रहा था। उसने आते ही सबके सबको हैंड्सअप किया और उन्हें हथकड़ियां पहनाने लगा। अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने ही उसे इस जगह का पता दिया था। अचानक फिजा में गोली की आवाज गूंजी और अब्बा के माथे के ऐन बीचों बीच एक सुराख बन गया। हम सब सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे और उस औरत ने इंस्पेक्टर का पिस्तौल निकालकर फुर्ती से अब्बा के माथे पर निशाना लगा दिया था। अब्बा की गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई और मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। उन्हें अपने किए की सजा मिल गई थी। उस औरत ने भी अपने गुनाहों में मजीद एक और कत्ल का इजाफा कर लिया था। उसे अदालत की तरफ से सजाए मौत और भारी जुर्माना तय करने की सजा सुनाई गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।